नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपने और अपने परिवार की सेहत से जुड़ा शो मेडिकली स्पीकिंग। मैं हूं आपके साथ समर। साथियों, हमारे शरीर का सारा बोझ हमारे घुटनों और पांव पर होता है, लेकिन सर्दियां शुरू होते ही लोगों को गठिया, जोड़ों में दर्द और सूजन की परेशानी ज्यादा होने लगती है। WHO के मुताबिक भारत में 6 करोड़ 23 लाख लोगों को गठिया की समस्या है। ऐसे में ये शो देखना बेहद जरूरी हो गया है। ये भारत में आमतौर पर होने वाली दूसरी गंभीर बीमारी है। भारत में 22 से 39% लोग जोड़ों के दर्द और सूजन की समस्या से परेशान हैं। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य जोड़ों में दर्द की वजह से परेशान है, तो ये शो आपके लिए बिल्कुल खास है। इस शो को बहुत ही ध्यान से देखिए। जोड़ों में दर्द होता क्यों है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, आखिर ये बुजुर्गों में ज्यादा क्यों होता है, जोड़ों में दर्द की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। साथियों, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर विनीता कंसल जुड़ रही है, जो कि फिजियोथेरेपी में महारत हासिल है उनको, और हेल्दी लिविंग फिजियोथेरेपी क्लिनिक की डायरेक्टर भी है। विनीता कंसल जी फिजियोथेरेपी में 15 साल का एक्सपीरियंस भी रखती है। डॉक्टर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। थैंक यू समर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। इंडियन न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर विनीता कंसल, डायरेक्टर हेल्दी लिविंग फिजियोथेरेपी क्लिनिक फरीदाबाद। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया की समस्या क्या है और ये समस्या लोगों में क्यों होती है। आर्थराइटिस यानी इन्फ्लेमेशन। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है जिसमें जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसके कारण उसका वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस की सबसे कॉमन फॉर्म है और मेजरली ये वेट बेरिंग जॉइंट्स में होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में नी जॉइंट का कार्टिलेज अफेक्ट हो जाता है। कार्टिलेज का फंक्शन होता है शॉक एब्जॉर्प्शन और जॉइंट का फ्री मूवमेंट। सो कार्टिलेज अफेक्ट होने से जॉइंट का फ्री मूवमेंट अफेक्ट हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस दो टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई नोन कॉज नहीं है। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है उसके पीछे एक अंडरलाइंग डिजीज होती है और कई सालों के बाद बेसिकली आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में एंड अप कर जाते हैं। जैसे आपकी कोई पुरानी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई पुराना फ्रैक्चर हो सकता है, कई बार जॉइंट में डिफॉर्मिटीज होती हैं जैसे बो लेग्स, या जॉइंट की कोई माल अलाइनमेंट हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, मोटापे के कारण भी लॉन्ग रन में आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में एंड अप हो सकते हैं। तो डॉक्टर, जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या सर्दी में ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में खुद का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आखिर जोड़ों में दर्द होने का कारण क्या होता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। बेसिकली इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। एज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए प्रोन हो जाते हैं। सेकंड, सेक्स ऑफ द पेशेंट। फीमेल्स में ये समस्या ज्यादा देखी गई है, उसके कई कारण होते हैं जो हम लेटर डिस्कस करेंगे। देन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी ट्रॉमा, एक्सीडेंट या इन्फेक्शन। अगर जॉइंट का कोई इन्फेक्शन आपको हुआ है या पहले फ्रैक्चर हुआ है या कोई माल अलाइनमेंट रहा है, उसके कारण भी आप ज्यादा प्रोन हो जाते हैं और हो सकता ऑस्टियोआर्थराइटिस में एंड अप हो सकते हैं। देन ओबेसिटी इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। जितना ज्यादा पेशेंट ओबीस है उतना ही ज्यादा आप रिस्क पे होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करने के। जी, अब इनका ही देखा गया है ना, जैसे अभी हमने सवाल किया ये कि सर्दियों में ज्यादा दर्द बढ़ जाता है, तो लोग सर्दियों में कभी कभी क्या करते हैं, रेत का कुछ चीज होती है, लाइक जैसे एक बोलते हैं ना पोटली टाइप होती है, उसकी भी सिकाई करते हैं। तो हमेशा हमेशा मतलब कुछ गर्म हीट ही देनी चाहिए या फिर कुछ जैसे आइस बोलते हैं डॉक्टर, बर्फ से सिकाई करें, इन दोनों में से कौन सा सही है? एक्चुअली इनिशियल फेज में जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा एक्यूट है, जब बहुत ज्यादा पेन है, स्वेलिंग है, आपको हीट भी फील होती है, पेशेंट हीट की कंप्लेन करते हैं कि हमें बहुत गर्मी फील हो रही है अंदर। जी जी। इनफैक्ट उस समय काफी स्वेलिंग भी रहती है, जॉइंट का साइज भी आपको थोड़ा सा, बेसिकली जॉइंट आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगेगा, स्वेलिंग होती है काफी जी। उस समय आपको हीट अवॉइड करनी चाहिए और आपको उस समय कोल्ड पैक लेना चाहिए। कोल्ड पैक रैप्ड इन अ कॉटन क्लॉथ दिन में 2 से 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं। 2-3 दिन तक जब वो स्वेलिंग कम हो जाए उसके बाद आप हीट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अनजाने में हीट लेके आप अपने सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं कई बार, और वो पेन अनबेरेबल इतना हो जाता है कि पेशेंट का इवन छोटे छोटे स्टेप्स लेना भी बहुत मुश्किल है। और ज्यादातर ये चीज लोग जानते भी नहीं है, इसलिए वो ज्यादा सर्दियों में क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा हीट अपने जोड़ों के दर्द पे यूज करते हैं। सब एक्चुअली विंटर्स में ठंड के कारण लोग कोल्ड पैक लेना भी नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी पेशेंट को
कोल्ड पैक लेने के बाद पेन बढ़ रहा है तो वो ऐसे पेशेंट्स उस चीज को फिर अवॉइड कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल ये भी है मेरा आपसे कि जब गठिया की समस्या होती है तो शुरुआत में हल्का दर्द या फिर ना के बराबर होता है, ऐसे में गठिया जैसी बीमारी को पहचानना मुश्किल हो जाता है मैम। इसके शुरुआती लक्षण क्या है ताकि गठिया की बीमारी को पहचाना जा सके, ये आप हमें बताइए। गठिया के मेन सिम्टम्स हैं पेन, स्टिफनेस, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ मूवमेंट, मसल क्रैम्प्स एंड कई बार लेटर स्टेजेस में इवन डिफॉर्मिटी तक डेवलप हो जाती है। इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट को पेन पूरे टाइम नहीं होता है, जैसे आपने ज्यादा देर वॉक करा, आपका कोई दिन बहुत हेक्टिक गया, उस दिन आप हो सकता है आपको हल्का पेन फील हो, या कहीं ऐसी एक्टिविटी आपने करी जिसमें कंटिन्यूअसली एक पोजीशन आपने मेंटेन करी, तो जैसे ही वो एक्टिविटी स्टॉप करी उसके बाद आपको हल्का पेन होता है। तो ये शुरुआती लक्षण हो सकता है। उस फेज में बहुत जरूरी है कि आप लक्षणों को पहचानिए कि क्यों मुझे पेन आ रहा है, क्योंकि इनिशियली अगर आप अपने लक्षण पहचान लेंगे, आप टाइमली मेडिकल एडवाइस ले लेंगे, तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में एंड नहीं करेंगे। ओके मैम, ऑस्टियोआर्थराइटिस भारत की दूसरी गंभीर बीमारी है, लिहाजा ये बीमारी जल्दी से पीछा भी नहीं छोड़ती। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बीमारी की कितनी स्टेज है, कितने चरणों में ये बीमारी पूरी तरह से पनपती है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की। स्टेज 1 में नी का जो कार्टिलेज है नी जॉइंट का, वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। इसमें यूजुअली पेशेंट का पेन का कंप्लेंट तब तक डेवलप नहीं हुआ होता है। स्टेज 2 में विच इज माइल्ड फॉर्म ऑफ ओएनी, स्टेज 2 में कार्टिलेज का वेयर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है। स्टेज 3 जिसे मॉडरेट स्टेज भी बोलते हैं, स्टेज 3 में कार्टिलेज ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, जॉइंट की रबिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसे में पेशेंट को काफी पेन भी रहता है। एंड द लास्ट स्टेज इज द स्टेज 4 विच इज द सिवियर फॉर्म ऑफ ओएनी, जिसमें कार्टिलेज पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जॉइंट स्पेस एकदम खत्म हो जाता है और बोन की काफी ज्यादा रबिंग होती है। और पेशेंट्स, इस स्टेज के पेशेंट्स काफी ज्यादा पेन में रहते हैं, उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, स्टिफनेस की बहुत ज्यादा कंप्लेंट होती है। जी डॉक्टर विनीता, अक्सर लोग गठिया की बीमारी में घरेलू इलाज अपनाते हैं, लेकिन घुटनों के दर्द और सूजन में फिजियोथेरेपी भी की जाती है। आप हमें बताइए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, ये कितनी असरदार है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई कैन से कि फिजियोथेरेपी एक्ट्स एज अ मिरेकल। पेशेंट को कंप्लीटली एजुकेट करा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के बारे में, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या डूज एंड डोंट्स करने हैं, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, घर पे उनको अपना ख्याल कैसे रखना है, कौन से पॉस्चर्स उनको अडॉप्ट करने हैं, कौन से पॉस्चर्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं, क्या प्रिकॉशंस उनको हमेशा लेनी है ताकि पेन अंडर कंट्रोल रहे या पेन नहीं आए, और किस तरह से लाइफ को वो हेल्दी वे में जी सके। फिजियोथेरेपी में पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी मोडालिटीज और टेक्निक्स यूज करी जाती हैं। बेसिकली हमारे गोल्स रहते हैं फिजियोथेरेपी में ओएनी के मैनेजमेंट में पेन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेमेशन को डाउन करना, मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, जॉइंट फंक्शन को इम्प्रूव करना और पेशेंट की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी। पेशेंट की मोबिलिटी रिड्यूस होने से पेशेंट के हेल्थ के पैरामीटर्स अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे पेशेंट अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनके शुगर लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट घर से बाहर नहीं निकलते तो वो नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने लगती है, स्ट्रेस में रहने लगते हैं ज़्यादा पेशेंट। उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आता है। मतलब वी हैव सीन पेशेंट्स जो इवन डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बिकॉज उनकी मोबिलिटी कम हो गई है पेन के कारण। सो फिजियोथेरेपी के थ्रू उनका पेन कम करके, उनकी मोबिलिटी को रिस्टोर करके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव करते हैं। जी डॉक्टर, आपने बताया कि गठिया की बीमारी की 3 स्टेज होती है और तीसरी स्टेज के बाद दवा भी अपना असर कम कर देती है। ऐसे में अगर घुटनों की सर्जरी कराई जाए तो वो कितनी बेहतर है और घुटनों की सर्जरी कब कराई जाती है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। यूजुअली सर्जरी ग्रेड 4 में इंडिकेटेड होती है कि जब कार्टिलेज कंप्लीटली खत्म हो जाता है और जॉइंट में बोन्स रब कर रहे होते हैं एक दूसरे को। ग्रेड 4 के पेशेंट्स काफी पेन में होते हैं, उनकी मोबिलिटी बहुत रिड्यूस होती है, तो यूजुअली सर्जरी ग्रेड 4 में इंडिकेटेड होती है। आजकल नी सर्जरीज बहुत एडवांस हो गई है एंड सक्सेस रेट इज ऑल्सो वेरी हाई।
डॉक्टर विनीता, मोटापे को बीमारी की जनी कहते हैं। मतलब अगर कोई मोटा है तो उसे बीमारियां अपनी चपेट में ले ही लेती है। क्या मोटापे से गठिया की बीमारी भी हो सकती है? मोटापे और गठिया के बीच में आखिर संबंध क्या है? मोटापा और गठिया आपस में बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है। जितना ज्यादा आपका वेट होगा उतना ज्यादा जॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा, जॉइंट पे लोड पड़ेगा जी। और कार्टिलेज घिसने की जो स्पीड है, बेसिकली प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज जो है वो बहुत जल्दी होता है अगर आपका वेट ज्यादा है। स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर कोई पेशेंट 10% अपना वेट लूज करता है तो 30% जॉइंट फंक्शन में इंप्रूवमेंट पाया गया है। 1 kg वेट लूज करने से जॉइंट पे 4 टाइम्स वेट कम पड़ता है बेसिकली। सो अगर कोई पेशेंट अपना 10 kg वेट लूज करते हैं दैट मीन्स उनका 40 kg वेट जॉइंट पे कम आता है। तो आप देखिए 40 kg इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। सो वेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेट रिडक्शन का। सेकेंडली फैट सेल्स जो होते हैं हमारे, जब वेट ज्यादा होता है तो डेफिनेटली फैट सेल्स ज्यादा होते हैं। फैट सेल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। जी, इस तरह से ये दोनों चीजें लिंक्ड हैं। ओके डॉक्टर, वैसे तो एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए। हर वो शख्स जो हेल्दी और फिट रहना चाहता है उसे एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में एक्सरसाइज का कितना रोल है? ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक्सरसाइज आपकी जॉइंट की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है, पेन को कम करती है, जॉइंट को न्यूट्रिशन और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करती है। एक्सरसाइजेस बहुत टाइप्स की होती हैं। बेसिकली इनिशियली हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कराते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं होता जॉइंट का, सिर्फ मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रेंथ बिल्डअप होती चली जाती है, एक्सरसाइजेस का लेवल बढ़ाते जाते हैं, उसका जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स भी यूज करते हैं, जैसे हम थेराबैंड्स यूज करते हैं, वेट्स यूज करते हैं, वेट कफ्स यूज करते हैं और एडवांस लेवल पे इवन फिजियोबॉल, स्टेबिलिटी ट्रेनर्स वगैरह यूज होता है, जिससे ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। डॉक्टर, गलत लाइफस्टाइल का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। गठिया की बीमारी में लाइफस्टाइल का क्या महत्व है? मतलब कि हमारी लाइफस्टाइल से जोड़ों पर क्या असर पड़ता है लाइफस्टाइल का? लाइफस्टाइल का ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। जितना आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, आपके स्ट्रेस लेवल्स डाउन रहेंगे, आप जब एक्टिव रहते हैं तो बेसिकली मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव रहती है, जॉइंट लुब्रिकेटेड रहता है, जॉइंट का न्यूट्रिशन रहता है, मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव रहती है, तो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज स्लो डाउन हो जाता है। सेकेंडली लाइफस्टाइल में आता है हमारा हेल्दी डाइट। जितनी आपकी डाइट हेल्दी होगी, इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स डाउन रहेंगे, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन कम आएगी, आपके सिम्टम्स कम होंगे और पेन में आपको रिलीफ लगेगा। नेक्स्ट थिंग इज एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है। मैम, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये करना चाहूंगी कि जैसे देखा गया काफी सारी मेडिसिन होती हैं, ट्यूब्स आती हैं, जैसे रिलीफ फास्ट वगैरह होता है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती हैं। क्या वो फौरी तौर पे असर तो कर देती हैं, वो हमें नुकसान तो नहीं देती? देखिए, ऑइंटमेंट्स में यूजुअली जो पेन किलर्स का कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। ओके, तो एज सच बहुत ज्यादा हार्म नहीं करती हैं, बट डेफिनेटली एवरी मेडिसिन हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स। लेकिन आप एक्यूट पेन में लगा सकते हैं, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। बेसिकली अक्सर देखा गया है कि पेशेंट कंटिन्यूअसली ऑइंटमेंट्स लगाते रहते हैं, एक टाइम के बाद इवन बॉडी स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग, आप उस ऑइंटमेंट पे रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देंगे। ओके, सो इसीलिए डिपेंडेंसी नहीं करनी है। वंस इन अ व्हाइल जब भी पेन पैरामीटर ज्यादा हो अपॉइंटमेंट लगा सकते हैं, बट डोंट अप्लाई इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उससे बेटर है आप हीट या कोल्ड एप्लीकेशन लीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, जब सिम्टम्स बहुत एक्यूट है, पेन बहुत ज्यादा है, इनिशियली आप कोल्ड लीजिए, उसके बाद आप हॉट पैक पे स्विच करिए। लेकिन इवन हॉट पैक की भी डिपेंडेंसी मत रखिए बॉडी पे। बॉडी पे डिपेंडेंसी किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। तो कुछ टाइम के बाद आप उसको भी वीन करिए। द ओनली पैरामीटर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड रेगुलर एक्सरसाइज। जब हम किसी चीज की आदत डाल लेते हैं तो फिर हमें वही करना होता है, वो ज्यादा किसी भी चीज की आदत डालना सेहत की नुकसान है। इनफैक्ट एक टाइम के बाद आपकी बॉडी स्टॉप कर देगी रिस्पॉन्ड करना। सो द बेस्ट वे इज पहले पेन कंट्रोल करिए, उसके बाद रेगुलरली एक्सरसाइज करिए। डॉक्टर विनीता, कहा जाता है कि अगर हेल्दी रहना है तो उसके लिए हेल्दी डाइट लेनी भी जरूरी है। गठिया की बीमारी में कैसी डाइट लेनी चाहिए? मसलन किन चीजों का सेवन करना है और किन खाने की चीजों का परहेज करना जरूरी है? गठिया में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लेनी है। एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट इजीली अवेलेबल होती है हमारी
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, नट्स में जी। एंड स्पेशली जैसे ब्रोकली है, ब्रोकली में भी कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो गठिया की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जी। आपको डीप पिगमेंटेड वेजिटेबल्स ले सकते हैं आप। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत हेल्पफुल होती है। विटामिन सी रिच डाइट इज वेरी हेल्पफुल, जैसे बेरीज हो गई, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इजीली अवेलेबल होते हैं आलमंड्स में, फ्लेक्स सीड्स में, अखरोट में एक्सेट्रा। कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं। उसमें मेनली है जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं वो हमारे इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। आपको रिफाइंड फूड्स अवॉइड करने हैं जैसे मैदा एक्सेट्रा। डीप फ्राइड फूड्स आपको अवॉइड करने हैं और जितने भी शुगर लोडेड आइटम्स हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। अच्छा नीता जी, एक सवाल और है मेरा। जिन लोगों को गठिया बाय का इश्यू होता है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कौन सी दालें खाएं, कौन सी सब्जियां खाएं, जो कि बहुत अहम रोल होती है। अगर हम उन चीजों को इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा दर्द कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस टाइम ये शो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो ये शो देख रहे हैं, तो आप सजेस्ट करिए कि कौन सी दालें और कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। जी आपको हैवी दालों का अवॉइड करना है जैसे उड़द, चना, राजमा, और दही भी आपको अवॉइड करना है। दही आप फ्रेश दही ले सकते हैं लेकिन ठंडा दही आपको, बेसिकली फ्रिज में रखा दही आपको अवॉइड करना है। और सब्जियों में कुछ सब्जियां जो ज्यादा बॉडी में गैस प्रोड्यूस करती हैं वो आपको अवॉइड करनी है, जिसमें गोभी हो गया, भिंडी हो गया, इस तरह की सब्जियां आपने अवॉइड करनी है। ओके डॉक्टर विनीता, जिन लोगों को गठिया की बीमारी है वो लोग क्या सावधानियां बरत सकते हैं, क्या इलाज कर सकते हैं? ऐसे लोगों के लिए कुछ घरेलू इलाज बताइए ताकि वो घुटनों के दर्द की समस्या में राहत पा सके। घर पे जब भी आपको जिस दिन ज्यादा पेन हो उस समय आप बेसिकली रेस्ट करिए। अननेसेसरी आप ज्यादा वॉक मत करिए। अगर जैसे आपका रेगुलर वॉक का रूटीन है तो जिस दिन आपको सिम्टम्स ज्यादा है आप उस दिन रेस्ट करिए। पहले हमारा गोल होना चाहिए कि हम पेन को कम करें। जी। उस समय आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि पेशेंट को जैसे ही पेन आता है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। वो एक बहुत ही गलत अप्रोच है जिससे पेन के सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिस समय बेसिकली पेन ज्यादा है आपको, आप उस समय रेस्ट करिए। आप कोल्ड पैक लीजिए। अगर कोल्ड से आपको लगता है सिम्टम्स मेरे बढ़ रहे हैं तो आप फिर हॉट पैक ले सकते हैं। जी। नेक्स्ट, आपने मालिश नहीं करवानी है। अक्सर ये देखा गया है कि दर्द होते ही पेशेंट्स मालिश करवा लेते हैं, तो उससे भी समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको मालिश नहीं करवानी है। आपको वाइब्रेटर भी नहीं यूज करना है। अक्सर ये भी देखा गया है कि पेशेंट वाइब्रेटर यूज कर लेते हैं, जो जनरल बॉडी वाइब्रेटर्स होते हैं, उससे भी बेसिकली इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। अच्छा मैम, ये सवाल काफी इम्पोर्टेंट आपने बताया, क्योंकि जब गठिया में दर्द होता है ना, गठिया के जोड़ों में, तो लोग वाकई में मतलब मसाज कराते हैं और साथ साथ वाइब्रेट मशीन यूज करते हैं। तो आखिर वो क्यों यूज नहीं करनी चाहिए, क्या वजह है? उससे तो आराम मिलता है। सर एक्चुअली जिस समय सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, पेन है, इन्फ्लेमेशन है, उस समय ऑलरेडी टिश्यू इरिटेटेड है, इन्फ्लेम्ड है। अगर आप कुछ भी ऐसे विगरस मूवमेंट्स करेंगे, जैसे यूजुअली मालिश के लिए जो भी आते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स के साथ टिश्यूज को रब करते हैं। तो अगर इन्फ्लेमेशन 40% है तो जस्ट बाय रबिंग द टिश्यूज सो हार्ड वो इन्फ्लेमेशन इवन 80 to 90% पहुंच जाती है। अक्सर देखा गया है, मतलब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, शायद प्रॉब्लम सिम्टम उतना ज्यादा वर्स नहीं था, लेकिन मालिश करा ली या वाइब्रेटर का यूज कर लिया तो सिम्टम्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पेशेंट इवन चलने की हालत में भी नहीं होते। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर, एक सवाल हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हड्डियों से जुड़ी समस्याएं अक्सर महिलाओं में ज्यादा क्यों होती है, इसका क्या कारण है? एक्चुअली फीमेल अपनी लाइफ टाइम में कई फेजेस अंडरगो करती है, जैसे प्रेगनेंसी फेज, जिस समय कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में और पोस्ट डिलीवरी फीमेल की बोन से कैल्शियम बॉडी लेना शुरू कर देती है टू मीट द हाई डिमांड ऑफ कैल्शियम। तो आप बेसिकली बहुत रिस्क पे रहते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसीज की। दो पेशेंट ऑलरेडी सप्लीमेंट्स पे होते हैं अंडर देयर गाइनिक गाइडेंस, लेकिन फिर भी अक्सर देखा गया है कि फीमेल्स इतना बिजी हो जाते हैं डिलीवरी के बाद कि वो सप्लीमेंट्स नहीं ले पाते हैं। बेबी का ध्यान रखते हैं लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखते हैं प्रॉपरली। उस समय वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के, जिसके कारण बोन की डेंसिटी पे असर आना शुरू हो जाता है और बोन डेंसिटी कम होते ही वो जॉइंट रिलेटेड डिजीजेस के लिए प्रोन हो जाते हैं। थर्ड, मेनोपॉज फेज में, ड्यूरिंग द मेनोपॉज या आफ्टर द मेनोपॉज ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो डिक्रीज, उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है।
और हार्मोन जो होते हैं वो फीमेल बॉडी के बेसिकली वो जॉइंट प्रोटेक्टिव होते हैं। तो जैसे ही इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है और एक टाइम के बाद बिल्कुल मिनिमल हो जाती है, तो बोन डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए फीमेल्स ज्यादा प्रोन रहते हैं हमेशा कंपेयर टू दी मेल काउंटरपार्ट। मैम, शो को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग हेल्दी है, स्वस्थ है, ऐसे लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से कैसे बच सकते हैं? आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेरा मैसेज है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, सेडेंट्री ना रहे, मोबाइल फोन्स पे ज्यादा टाइम ना स्पेंड करिए, वो टाइम आप एक्सरसाइज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सरसाइज आपकी बॉडी को, आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथन रखेगी। नेक्स्ट है कि आप जंक फूड अवॉइड करिए, आप हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी। जंक फूड आपकी जॉइंट के इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती है, सो जंक फूड अवॉइड करिए और हेल्दी डाइट्स लीजिए। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए। ये मैसेज स्पेशली मैं फीमेल्स को देना चाहूंगी जो सबको प्रायोरिटाइज करती हैं लेकिन अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। जी। एक लाइन है, एक मैसेज है बेसिकली, सेल्फ केयर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली। अगर आप अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आपकी हेल्थ अगर ठीक रहेगी, तभी आप फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। सो अपनी हेल्थ को जरूर प्रायोरिटाइज करें। नेक्स्ट, मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होइए। आप मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस करिए। जब आप ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस करते हैं तो आपके स्ट्रेस लेवल्स लो रहते हैं, आप खुश रहते हैं और आप अपने सभी कार्यों में अपना 100% दे पाते हैं। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जी। सो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। साथ ही डॉक्टर विनीता कंसल जी ने गठिया जैसी गंभीर बीमारी को लेकर सभी अहम जानकारियां बहुत ही आसान भाषा में हमें दी। तो डॉक्टर, हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इंडिया न्यूज फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय नॉलेज। इंडिया न्यूज के भी सभी दर्शकों को नववर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, सदा स्वस्थ रहें, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। दर्शकों, आशा करती हूँ कि डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी जानकारी आपके बहुत काम आएंगी और इस जानकारी के जरिए आप खुद को और अपने परिवार को गठिया जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। गठिया की बीमारी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए सावधानी बरतें, अपने खान पान का ध्यान रखें और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज रखें। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई बीमारी और उससे जुड़े सॉल्यूशन के साथ। नमस्कार।